Hello guys, my name is Ram and today I am starting the next lecture of सर्वेइंग। सर्वेइंग का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो अभी तक पीछे क्या पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, उसके बाद में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले पढ़े थे डिफिनीसन और प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं सर्वेइंग के, कि सर्वेइंग होती क्या है और उसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ सर्वेइंग पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ मैथोडोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड प्रोफाइल, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मेजरमेंट यानी मापन। सर्वेइंग के कार्य में हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखेंगे इसमें, पहले देख लेते हैं मेजरमेंट कितने प्रकार से करते हैं। तो बता दें, एक लीनियर मेजरमेंट करते हैं, एक एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें दो मेजरमेंट करते हैं। सर्वेइंग कार्य में हम दो प्रकार की मेजरमेंट करते हैं। सर्वेइंग वर्क में या सर्वेक्षण कार्य में दो प्रकार की मेजरमेंट करते हैं यानी मापन करते हैं। पहला है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट। लिखेंगे लीनियर मेजरमेंट, सेकंड लिखेंगे एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट भी है रैखिक माप, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट है कोणीय माप। पहला है ये हमारा, ये सेकंड है एंगुलर मेजरमेंट। तो देख लेते हैं लीनियर मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालते हैं लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट देखिए तो दो प्रकार की होती है, एक वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस जो कि ये जैसे ये लाइन खींच दी है हम, ये वर्टिकल मेजरमेंट है। इसको मेजर करें तो ये वर्टिकल मेजरमेंट है, यानी ऊर्ध्वाधर माप। और क्या है दूसरा, समतल पर कैसे होगा मेजरमेंट, जो ये हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस रहेगा, ये इसको अगर मेजर करना हो तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलेंगे, और इसे कहेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसमें लिख लेते हैं, ये दो प्रकार की होती है, यह भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से लिख लेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लीनियर मेजरमेंट में कौन सा क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और एक वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी को वर्टिकल डिस्टेंस, ऊर्ध्वाधर दूरी को ये यानी ये पार्ट हो गया, कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कौन सा है बी, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। कौन कौन सी दूरी को मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल, अगर जो माप यानी जो मेजरमेंट हमको हॉरिजॉन्टल में मेजर करना हो, हॉरिजॉन्टल नहीं क्षैतिज रेखा में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और वर्टिकल में करेंगे तो मेजरमेंट, तो उसे कहेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। अगला देखेंगे प्लान का यूज। जैसे प्लान में हम कौन सा, प्लान बनाते समय, यानी प्लान मीन्स जो बार बार बताते रहते हैं, प्लान बनाते समय
मैप में प्लान बनाते समय किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हॉरिजेंटल डिस्टेंस का, हॉरिजेंटल मेजरमेंट का, ठीक है। में हॉरिजेंटल मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। हॉरिजेंटल मेजरमेंट यानी हॉरिजेंटल माप तथा प्लान बनाते समय हॉरिजेंटल मेजरमेंट तथा सेक्शन बनाते समय सेक्शन बनाते समय वर्टिकल मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी प्लान बनाते समय हम कौन सा मेजरमेंट कर देखेंगे? हॉरिजेंटल मेजरमेंट। और सेक्शन बनाते समय वर्टिकल डिस्टेंस। अगर एंगुलर सेक्शन है तो न एंगुलर मेजरमेंट है, एंगुलर डिस्टेंस हो गया, किसी पर एंगल पर है तो क्या करेंगे? उसे कंपोनेंट में चेंज कर लेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में लिख लेते हैं। यदि इंक्लाइंड मेजरमेंट या माप, इंक्लाइंड मेजरमेंट या तिरछी माप है तो इसे क्या करते हैं? तो इसे कंपोनेंट में यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट यानी ब्रैकेट में लिख लो हॉरिजेंटल या वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। में बदल लेते हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं कि अगर हम किसी एरिया या किसी क्षेत्रफल या किसी वॉल्यूम का आयतन क्या होगा? अगर किसी लंबाई की बात करें तो उसे लेंथ को कहेंगे मीटर में हो जाएगा, ठीक है, या mm में होगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें तो ये mm स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसी प्रकार आयतन भी mm क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, मीटर क्यूब में हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे, पहला क्या आपने देख लिया, इसमें लीनियर मेजरमेंट को देख लिया, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट। आप सेकेंड चीज देखेंगे एंगुलर मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे हेडिंग एंगुलर मेजरमेंट यानी कोणीय माप। एंगुलर मेजरमेंट में देख लेते हैं, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट को सदैव किसी रिफरेंस के, देखो जैसे बात करें एंगल को किसी मेजर करना है तो कोई रिफरेंस लाइन हमको पता होनी चाहिए ना, कि इधर से हॉरिजेंटल से ये समथिंग एंगल पर है। मान लो अभी देख रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल पे समथिंग एंगल पे है, ठीक है, थीटा एंगल पर है। अगर ये बात करें यहाँ, ये मुझे वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, वर्टिकल रेफरेंस लाइन दिया है कोई, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो समथिंग ये एंगल मान लो ये थीटा 1 पे है, ये थीटा 2 पे है, तो इसमें कोई रेफरेंस लाइन मुझे चाहिए, पहले से कोई रेफरेंस लाइन पता होनी चाहिए, तभी हम एंगुलर मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है। यानी सदैव हमको किसकी नीड होगी? रेफरेंस लाइन की, जिससे हम क्या बोलेंगे? कोई रेफरेंस लाइन। इसमें अगर लिखना हो तो लिखेंगे कोणीय माप सदैव किसी संदर्भ रेखा यानी किसी रेफरेंस लाइन में भी मेरिडियन यानी या मेयोत्तर आर प्लेन या समतल के लिए, ठीक है। मीन्स हमको यहाँ पर क्या चाहिए? कोणीय मापन के लिए या एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमें सदैव एंगुलर मेजरमेंट के लिए सदैव यानी हमको क्या चाहिए? रेफरेंस लाइन
चाहिए होती है। के लिए सतह रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है। ठीक है, बिना रेफरेंस लाइन के एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है तो देख लेते हैं। एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट दो प्रकार की ये भी होती है। ये भी दो प्रकार की होती है, देखेंगे कौन सी। हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। एक है वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट, वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट। हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट क्या है, जो ये ड्रॉ किए हैं रेफरेंस लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल में कोई प्लेन दिया हुआ है। अगर इसको रेफरेंस लाइन मान के मेजर करते हैं एंगल को, तो ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट। अगर किसी वर्टिकल लाइन है या वर्टिकल प्लेन दिया है, अगर इसके रेफरेंस में ड्रॉ करते हैं या एंगल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे कहेंगे क्षैतिज, अगर हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे क्षैतिज कोणीय, क्षैतिज कोणीय माप, क्षैतिज कोणीय माप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट ये होगा। वर्टिकल मेजरमेंट, वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट मीन्स होगा ऊर्ध्वाधर कोणीय, ऊर्ध्वाधर कोणीय माप। अभी हम देखो सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे एंगुलर मेजरमेंट है तो होता क्या है एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा, मेजरमेंट, मेजरमेंट दो प्रकार की होती है, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर लीनियर मेजरमेंट कितनी प्रकार की होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करे, यानी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्टेंस को मेजरमेंट करे तो उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। ठीक है, अगर वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करती है तो वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, वर्टिकल मेजरमेंट। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट को यूज करते हैं किसमें, प्लान में। वर्टिकल मेजरमेंट को किसमें प्रयोग करते हैं, सेक्शन में। ठीक है, और अगर कोई तिरछी लाइन है तो उसको क्या करते हैं, कंपोनेंट याद कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट याद कर लेते हैं। समझ में आया। अब अगला मैंने पढ़ा एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट भी दो प्रकार की होती है, जो एंगल मेजर करते हैं, जो अगर हॉरिजॉन्टल को प्लेन, हॉरिजॉन्टल को एक रेफरेंस लाइन मान के मेजर कर देते हैं एंगल, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट। अगर वर्टिकल में कोई प्लेन या कोई लाइन को रेफरेंस लाइन मान के करेंगे मेजरमेंट, तो उसे कहेंगे वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर डिस्टेंस है या लीनियर डिस्टेंस है तो कितने प्रकार से इसे मेजर कर सकते हैं। मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट, मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी दूरी मापने की विधियां। मेथड ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट, लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट। लिखेंगे दूरी नापने की विधियां, दूरी मापने की विधियां। कौन कौन सी विधि हो सकती है उसके बारे में देखेंगे, यानी लीनियर मेजरमेंट कौन कौन सी विधि द्वारा, किस किस मेथड द्वारा कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो सबको पता है, चेन या टेप से कर सकते हैं, जो आमतौर किया जाता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, मीन्स कम डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको ईजिली हम क्या करते हैं, कोई मान लो इस पेज को मेजर करना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम टेप से कर लेते हैं, या टेप या चेन से, चेन नहीं बट टेप से। ठीक है,
तो इससे लिखेंगे पहला इसमें चेन या टेप द्वारा, बाई चेन या टेप, पहला लिखेंगे इसमें चेन या टेप द्वारा मेजरमेंट, या लिख लो इसमें ये निम्न प्रकार से किया जाता है। लीनियर मेजरमेंट की करने की दो विधियां हैं, पहला चीज डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, इनडायरेक्ट में क्या क्या चीजें, ये पढ़ने वाले हैं हम। तो लिखेंगे इसमें लीनियर मेजरमेंट करने के निम्न दो विधियां हैं। लीनियर मेजरमेंट करने की निम्न दो विधियां हैं, निम्न दो विधियां हैं। निम्न दो विधियां हैं, पहला लिखेंगे यहां पर डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। एक है इनडायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या आता है, प्रत्यक्ष विधि में जैसे आया चेन या टेप, स्पीडोमीटर जो कि गाड़ी व्हीकल मतलब मीन्स व्हीकल्स में लगी होती है, बाइक ट्रक बस वगैरह में स्पीडोमीटर होती है, उससे भी पता कर सकते हैं। दूसरा अगला होती है ओडोमीटर होता है कि पहिए की परिधि द्वारा उसका मेजरमेंट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं जितने चक्कर लगाती है, जितनी बार घूमती है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, उसकी परिधि से उसके नंबर ऑफ चक्कर को मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगला है पेडोमीटर में होता है एक यंत्र होता है, ठीक है, परंतु इसमें दूरी कदमों में ना दर्शाकर सीधी मीटर में आती है। अगला है पैराम्बुलेटर यानी हिंदी में बोलें तो परिभ्रमक द्वारा, ये भी एक यंत्र होता है जो कि पहिए में लगा के क्या किया जाता है मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद में है पैसोमीटर की पैदल चल के, ठीक है। पैसोमीटर है जब जेब में घड़ी से मिलता जुलता यंत्र होता है कोई, उसको लेके चलते हैं, ठीक है। और बाद में नंबर ऑफ कदम जितने कदम चलते हैं उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, आ जाता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में पेसिंग मीन्स होता है कि हम कदम यानी जितने कदम चलते हैं। पेसिंग होता है एक प्रकार का यानी पैदल चल के अपना एक मतलब पैदल चल के देख लेते हैं, गिन लेते हैं कि कितना कदम चले हैं और एक कदम का अनुपात लगा लेते हैं कि इतना औसत इतना डिस्टेंस एक कदम का है, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो पेसिंग होता है। तो सबको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा, लिख सकते हैं चेन और टेप। डायरेक्ट मेथड में लिखना हो तो लिख सकते हैं थोड़ा इधर चेन और टेप, पहला हो गया चेन और टेप, ये तो पता है सबको। दूसरा है स्पीडोमीटर भी पता है सबको, व्हीकल्स में लगी रहती है। ओडोमीटर क्या होता है, ये ओडोमीटर होता है कि किसी व्हीकल के या किसी भी व्हीकल के पहिए में बांध दिया जाता है, तो ये क्या केवल करता है, काउंट करता है किसको, नंबर्स ऑफ क्या कहते हैं रोलिस मतलब घूमने की गिनती को मेजर करता है, ठीक है, कितने चक्कर काटता है, नंबर्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे पेसिंग, पैदल जो कदम से चल के उसके बाद में जितने कदम चले हैं तो एक कदम का औसत मान लेते हैं कि इतना, एक कदम का औसत इतना है, इतनी दूरी है, तो उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पेसिंग हो जा, मतलब ये मेथड है। उसके बाद में है बाई पासोमीटर, ठीक है। इसमें यह है कि जेब में एक वॉच जैसा होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसको लेके चलते हैं, तो ये इसमें मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में है पैराम्बुलेटर, ठीक है, बाई पैराम्बुलेटर। उसके बाद में बाई पेडोमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से मेथड, इनडायरेक्ट में कौन कौन से चीजें आते हैं। पहला चीज तो कंपास है, ठीक है, कंपास
इसके बाद देखें तो आता है बॉक्स सेक्सटेंट एंड थियोडोलाइट, ठीक है, एंड थियोडोलाइट। तो अब हम इनडायरेक्ट मेथड में जो अप्रत्यक्ष विधि है इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इनडायरेक्ट विधि। पहले डायरेक्ट विधि के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में इनडायरेक्ट विधि, ठीक है। तो चेन सर्वे में देख लेते हैं। चेन सर्वे में एक्यूरेट थोड़ा मेजर करने के लिए हम चेन या टेप सर्वे को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट में। सेकेंड चीज़ है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर हमको पता है गाड़ियों में, व्हीकल्स में, जैसे कि बाइक, बस, ट्रक, कार, इन सब में लगा होता है स्पीडोमीटर। उसमें स्पीड भी दिखाई देता रहता है, ठीक है। और हम पता कर लेते हैं डायरेक्टली, मुझे ये दिखाई देता है कि कितनी दूरी गाड़ी चली, ठीक है। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर होता है चक्कर मापी। ये व्हीकल के पहिए में लगा होता है, व्हीकल्स के पहिए में लगा होता है, यानी कोई गाड़ी है उसके पहिए में लगा होता है क्या, ओडोमीटर लगा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, पहिए को जितनी चक्कर लेती है, यानी जितनी चक्कर काटती है, वो नंबर वो हो जाता है, काउंट हो जाता है कि इतने चक्कर, यानी इतनी बार पहिया घूमी, तो उतने को उसके जो परिधि है, यानी कि उसका वो है परिधि है, उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं सरकमफ्रेंस को, ठीक है। उसके सरकमफ्रेंस को यानी 2πr को मल्टीप्लाई करा देते हैं कि कितना चक्कर काटी है। तो इससे हमें क्या दूरी का पता चल जाता है। उसके बाद में पेसिंग, यानी कदम गिनकर मीन्स होता है, ये बिल्कुल रफ वैल्यू होती है, यानी मोटा मोटा अगर पूछें कि दो डिस्टेंस पूछें कि इतने के बीच में बताओ कितनी दूरी होगी, इसके बीच में कितनी दूरी होगी, तो बिल्कुल रफ वैल्यू होती है, ठीक है। पेसिंग कदम गिनकर होता है, इसका हिंदी से ही क्लियर है कि कदम गिनकर बताएंगे इसमें कि कितना दूरी चला, ठीक है। तो पेसिंग वे होता है दो बिंदुओं के बीच की मध्य दूरी में के बीच में चल करके देखते हैं कि कितना कदम में इसको कवर कर लिए। तो उस कदम और अपने जितना चलते हैं, तो एक कदम की औसत दूरी को हम मतलब अपने कदम की औसत दूरी को देख लेते हैं कि कितना एक कदम की लंबाई लगभग कितनी थी, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं नंबर्स ऑफ कदम से, ठीक है, कि कितने कदम में उसको कवर किए। अगला है पैसोमीटर मीन्स कदम मापी। ये भी लगभग ऐसे ही होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, एक यंत्र होता है जो कि जेब में रख लेते हैं। और पेसिंग में क्या होता है, एक रफ दो बिंदुओं के बीच की कदम नहीं, क्या कौन सा, पैसोमीटर में होता है जेब में घड़ी की नुमा होती है, जिसे कि सर्वेयर अपने जेब में रख लेता है, पॉकेट में, ठीक है। उसके बाद में वो चलता है, तो नहीं देखते हैं फिर से। पैसोमीटर को देख लेते हैं, कदम मापी को जेब घड़ी नुमा सा होता है, जिसको क्या करते हैं, सर्वेयर अपने पैरों में बांध लेता है। और ये क्या करता है, ये जो डायल होता है जितने कदम चलता है, तो उसको मेजर करता है कि नंबर्स ऑफ कदम को मेजर करता है कि कितने कदम में ये कवर किया, इतना डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में एक कदम की संख्या को, एक कदम की दूरी को, यानी अनुपातित होता है, मानते हैं कि इतनी एक कदम की दूरी लगभग इतनी है, अनुमान लगाते हैं या औसत दूरी निकाल लेते हैं कि एक कदम की दूरी लगभग इतनी है, तो उतने को ही मल्टीप्लाई करा देते हैं नंबर्स ऑफ कदम से। कदम बता देता है, ये डायल गेज जो डायल होता है पैर में बांध लेता है सर्वेयर और चलता है, तो नंबर्स ऑफ कदम बताता है ये डायल। उसके बाद में क्या होता है कि अनुमानित एक कदम की लंबाई से उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं कि इतने कदम में से इतना कदम में कवर किया, तो एक कदम की दूरी इतनी है, तो फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं। नेक्स्ट है पेडोमीटर, ठीक है। पेडोमीटर में क्या होता है, पेडोमीटर भी पैसोमीटर की भांति होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ये कदम में नहीं देता है, डायरेक्ट ये वैल्यू दे देता है मीटर में, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार पूरे को। पहला है चेन या टेप सर्वे, ठीक है। चेन या टेप इसके द्वारा मेजर करना, ठीक है। तो चेन या टेप के द्वारा एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए चेन या टेप का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, लीनियर मेजरमेंट के लिए। सेकंड है स्पीडोमीटर बताया कि गाड़ी यानी व्हीकल्स में लगे होती है, जो कि डायरेक्ट वैल्यू देती है कि गाड़ी कितनी दूरी चली, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू देती है। उसके बाद में है ओडोमीटर में क्या बताया है कि ओडोमीटर में होता है व्हीकल्स के पहिए में बांध दिया जाता है, जो कि ये गिनती करती है कि कितने चक्कर लगाई।
और उसके परिधि से, यानी जो पहिए का परिधि होगा यानी सरकमफ्रेंस, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, जितनी बार वो घूमी है, चक्कर काटी है, उतने को मल्टीप्लाई करा देंगे। और उसके बाद में है पेसिंग, कदम गिनकर दो बिंदुओं के बीच के दूरी को चल के देख लेते हैं कि कितने कदम में कवर कर पा रहे हैं, तो उतना कदम और इनटू मल्टीप्लाई करा देंगे औसत कदम से कि उसके एक कदम की औसत दूरी कितनी थी। ठीक है, उसके बाद में है पैसोमीटर, कदम मापी। ये भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जेब घड़ी नुमा सा होता है, जो कि सर्वेयर अपने पैरों में बांधता है। जो सर्वेयर अपने पैरों में बांध लेता है, उसके बाद में जितना भी डिस्टेंस चलता है, तो ये डायल में लिख जाता है कि इतना कदम चला, तो एक कदम के अनुमानित दूरी को मल्टीप्लाई करा देते हैं नंबर्स ऑफ कदम से। ठीक है, तो इसमें भी डिस्टेंस ज्ञात हो जाता है। उसके बाद में है पेडोमीटर। पेडोमीटर में क्या पता है, ये पैसोमीटर की तरह होता है, यानी कि यही जेब घड़ी जैसा, लेकिन ये डायरेक्ट हमें कदम में ना देके डायरेक्ट वैल्यू में देता है, यानी सीधे मीटर में दे देता है कि कितने मीटर चल चुके हैं हम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लीनियर मेजरमेंट। यानी लीनियर मेजरमेंट में कौन सा, डायरेक्ट मेथड। लीनियर मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब देखेंगे लीनियर मेजरमेंट में इनडायरेक्ट मेथड। तो देख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर निम्न विधियां आती हैं, दो हैं। पहला है ऑप्टिकल मेथड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यानी प्रकाशीय यंत्र विधि। इसमें होता है थियोडोलाइट के उपकरण में जो डायाफ्राम होता है पर स्टेडिया बनी रहती है, जिनकी सहायता से दो स्टेशन के बीच की दूरी को मापन किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, जिसे टैकोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज द्वारा, यानी विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा दूरी मापना। ये दो प्रकार के उपकरण से किया जा सकता है या किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण में प्रकाश की किरणों के द्वारा दूरी मापी जाती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण में प्रकाश की किरणों द्वारा दूरी मापी जाती है। सेकंड है माइक्रोवेव उपकरण में रेडियो तरंगों द्वारा स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। ये सबसे अच्छा यानी बहुत एक्यूरेट मेथड है। ये हाई सर्वेक्षण के लिए किया जाता है, मतलब उच्च सर्वेक्षण के लिए जाता है, हाई सर्वे के लिए। ठीक है, अभी तक मैंने लीनियर मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया। डायरेक्ट मेथड में एक था डायरेक्ट मेथड, एक था इनडायरेक्ट मेथड। तो लीनियर मेजरमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया है तो लीनियर मेजरमेंट का। अब अगला देखेंगे एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में देखने जा रहे हैं। अब सेकंड हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। अगला हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। लिखेंगे कोणीय मापन की विधियां। मापन की विधियां, इसमें देखेंगे एंगल को, मैंने बताया है एंगल को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कोणीय मापन की विधियां, कौन कौन से मेथड द्वारा हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट में लिख लेते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी लोकेशन पता करने के लिए, स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट तो करना सीख लिए, तो उसमें करते हैं, करने के लिए लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ, यानी लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ के अलावा एंगुलर मेजरमेंट की भी नीड होती है। एंगुलर मेजरमेंट की भी नीड होती है, या एंगुलर मेजरमेंट आसानी एंगुलर मेजरमेंट और
आसान कर देता है। मीन्स किसी बिंदु को लोकेट करने के लिए लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ क्या एंगुलर मेजरमेंट भी अगर कर ले तो वो और इजीली लोकेट कर पाएंगे किसी बिंदु को। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं एंगुलर मेजरमेंट निम्न विधियों या निम्न उपकरणों द्वारा किया जाता है। लिखेंगे यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट निम्न उपकरणों द्वारा किया जाता है। पहला लिखेंगे इसमें कंपास। पहला लिखेंगे कौन सा? कंपास। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कंपास। कंपास में दिशाओं में कोणीय माप के लिए यानी किसी भी डायरेक्शन में एंगुलर मेजरमेंट के लिए चुंबकीय घड़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दिशाओं के कोणीय माप यानी एंगुलर मेजरमेंट, दिशाओं के एंगुलर मेजरमेंट या कोणीय माप के लिए दिक्सूचक क्या? चुंबकीय घड़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड चीज क्या यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं, ये सेकेंड है बॉक्स सेक्सटेंट, TANT तथा थियोडोलाइट। किस लिए? एंगुलर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये उपकरण दो रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल के काम आता है, मेजर करने के काम आता है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यानी दोनों एंगल ज्ञात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल। ज्ञात करने के काम आता है। करने के काम आता है। तो अभी तक क्या देख लिया है? अभी तक देखा है कि एक मेजरमेंट के बारे में, एंगुलर और वर्टिकल मेजरमेंट। पहला चीज क्या था, जो मेजरमेंट कर रहे थे, मेजरमेंट करने के मेथड क्या थे। ठीक है, तो क्या क्या मेजरमेंट किए, अभी वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट कर लिए थे, एंगुलर मेजरमेंट के मेथड देख लिए, वर्टिकल और लीनियर मेजरमेंट के मेथड देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एरर्स इन सर्वेइंग, सर्वेक्षण कार्य में कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं या कौन कौन सी गलतियां होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला तो नेचुरल एरर हो सकता है। एरर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एरर्स इन सर्वेइंग में कौन कौन से एरर हो सकते हैं। पहली चीज, पहला पॉइंट देखेंगे, एरर इन नेचुरल, ड्यू टू नेचुरल, या लिखेंगे नेचुरल एरर। सेकंड लिखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर।
इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अगला है एक्सीडेंटल एरर या पर्सनल एरर। नेचुरल एरर मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक त्रुटि। प्राकृतिक त्रुटि मीन्स ये एरर होता है ड्यू टू, जैसे आंधी आ गया बारिश की वजह से, यानी मौसम की वजह से, यानी आंधी पानी, टेम्परेचर हो जाए तो टेम्परेचर की वजह से, बारिश की वजह से, धूप की वजह से, आर्द्रता की वजह से, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं? प्राकृतिक एरर यानी त्रुटि। ड्यू टू रीजन है कौन कौन से कारण? ड्यू टू रेन, बारिश, स्टॉर्म, तेज हवाएं, और क्या, चुंबकीय दिक्पात, अपवर्तन, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, खराब मौसम। ठीक है, ये मतलब नेचुरल एरर होता है कि जो कि, हाँ, जैसे आंधी पानी, बारिश, इन सब की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, धूप की वजह से। ठीक है, इन सब के कारण जो एरर आते हैं सर्वे में, वो आते हैं नेचुरल एरर के अंदर। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि उपकरण में त्रुटि है कोई ऑलरेडी, उपकरण त्रुटि। अगर उपकरण में त्रुटि है तो ये कंटिन्यू होता ही रहेगा। ठीक है, तो उपकरण में त्रुटि यानी कि जैसे कि दोषपूर्ण या गलत या असमंजित उपकरणों का प्रयोग, यानी कि दोषपूर्ण। रीजन क्या है? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की वजह से गलतियां हो रही हैं। ठीक है, अगला देखेंगे पर्सनल एरर, यानी कि व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि में आ जाएगा, जैसे ध्यान से कोई चीज ना देखना है, यानी लापरवाही। पहली चीज हो गई गलतियां, इसमें पर्सनल एरर में हो गई लापरवाही, यानी या भूल हो गई, या अनस्किल्ड है, यानी उसमें वो अभी स्किल्ड नहीं है, यानी अनस्किल्ड है, या जल्दबाजी में कोई गलती कर देना। तो इसमें क्या होगा? रीजन क्या होगा? रीजन होगा ड्यू टू कारण है ये। कौन कौन से कारण हैं? ड्यू टू लेजीपन, आलस की वजह से, या जल्दबाजी, या अनस्किल्ड है भी, अकुशल है, अनस्किल्ड। तो ये सब हो गए एरर्स के टाइप्स। ठीक है, मतलब सर्वे में कौन कौन से एरर हैं, तो एरर देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की त्रुटियों के क्लासिफिकेशन, अगर वर्गीकरण करें गलतियों की वर्गीकरण, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हम एरर सर्वे में देख लिए हैं एरर कौन कौन से एरर होते हैं। कुछ एरर होंगे कंटिन्यू बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। कुछ एरर होते हैं आगे कंपनसेट हो जाते हैं, यानी कि कहीं गलती हुई तो कहीं, यानी मान लो कहीं पॉजिटिव हो गया तो कहीं मतलब निगेटिव हो गया, कुछ बढ़ गया, कहीं वैल्यू कहीं घट गया। तो कुछ होते हैं कि क्यूमुलेटिव होते हैं, यानी लगातार बढ़ते जाते हैं एरर्स। ठीक है, एक बार एरर हो गया तो वो एरर कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है कंपनसेटिंग एरर, वो होती है प्रतिकारी, यानी कहीं मान लो लेंथ बढ़ गया तो कहीं लेंथ घट गया, तो दोनों एक दूसरे को प्लस माइनस करके यानी बराबर कर दिए। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर यानी त्रुटियों का वर्गीकरण।
त्रुटियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें निम्न दो प्रकार की होती हैं, यानी क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स। पहला है क्यूमुलेटिव एरर। एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, दो प्रकार से इनको वर्गीकरण किया गया है। पहला होगा क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर। दूसरा है कंपनसेटिंग एरर। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं होता क्या है। पहला है संचयी। क्यूमुलेटिव में संचयी त्रुटि, यानी संचय होती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही लगातार, संचयी त्रुटि। दूसरा होगा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मीन्स हो गया प्रतिकारी त्रुटि। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्यूमुलेटिव एरर में और इसमें दोनों में देख लेते हैं होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो होता है कंपनसेटिंग एरर में इस दशा में इस दशा में एक ही दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में जैसे एरर हुआ तो उस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली वैल्यू एरर होती जा रही है। यानी अगर मान लो बढ़ती जा रही है, एक जगह पॉजिटिव हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव हुआ, तो वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो वो कहते हैं एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हुई या घटती हुई वैल्यू को कहते हैं संचयी या यानी क्यूमुलेटिव एरर कहते हैं। एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है या घटती है तो उसे क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव एरर। लिखेंगे इसमें संचयी त्रुटि एक ही दिशा में बढ़ती है और कार्य के आगे बढ़ने रहने पर बढ़ती रहती है, यानी साथ साथ बढ़ती रहती है। क्यूमुलेटिव एरर इट the value of error is increases as work increase। इसका मतलब है जैसे जैसे काम बढ़ता रहता है, यानी कार्य बढ़ती जाती है, तो एरर भी इंक्रीज होता रहता है। इसको याद रखें। ठीक है, जैसे जैसे कार्य बढ़ता जा रहा है, यानी आगे एक ही मतलब कार्य होता जा रहा है उसी डायरेक्शन में, और तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लगातार इंक्रीज होता रहेगा। सेकंड चीज देखेंगे कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में होता है, कंपनसेटिंग एरर होता है इस प्रकार की त्रुटि कभी एक ही दिशा में नहीं बढ़ती है। एक दिशा में बढ़ रही तो दूसरी दिशा में घटेगी, यानी कि फाइनली जो वैल्यू आएगी वो लगभग नगण्य, मतलब थोड़ी बहुत वैल्यू चेंजेस रहेंगे, यानी कि नगण्य। इसमें जो वैल्यू होती है एरर की वो लगभग नेग्लेक्ट कर लेती है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार की त्रुटि में लिखेंगे इस प्रकार की त्रुटि में कभी एक दिशा में त्रुटि इंक्रीज होती है तो दूसरी दिशा में वैल्यू यानी में एरर यानी त्रुटि डिक्रीज होती है। अतः फाइनली एरर जो गलती है, त्रुटि है, बहुत कम आती है, इसे नगण्य मान लेते हैं, बहुत ही कम
कम वैल्यू आती है, अतः कंपनसेटिंग एरर में वैल्यू नगण्य हो जाती है, एरर की वैल्यू नगण्य हो जाती है। अतः एरर यानी त्रुटि नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं और नेक्स्ट डे हम इसी के आगे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसी के आगे लीड करेंगे। थैंक यू।